स्पेशल मेहमान अभी जुड़ रहे हैं संदीप टंडन, फाउंडर एंड सीईओ क्वांट म्यूचुअल फंड। संदीप, गुड मॉर्निंग और ईटीएन ऑफ स्वदेश पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, आपका सबसे पहले आपका व्यू एक ब्रॉड हाइपोथेसिस मार्केट पे लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो बहुत साइकिल्स देखे हैं। जिस हिसाब से क्राइसिस के बॉटम से मार्केट रिबाउंड किया, जिस हिसाब से ओनरशिप और पार्टिसिपेशन बाजार का इस समय चल रहा है, आपका व्यू क्या है? 12 to 14 मंथ्स, टेक्सचर ऑफ द मार्केट, फ्लोज, ये किस तरह का आपको लगता है कि लोगों को मॉडरेट कर देने चाहिए क्या अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस? आपका ब्रॉड व्यू बिफोर वी नैरो इट डाउन। सो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा, लेट्स अपने अंडरस्टैंड करते हैं कि अपने के लास्ट 2 साल के अंदर क्या हुआ 2020 और 2021 के अंदर। ओके, क्योंकि जो तरीके से मार्च 2020 में नीचे का सर्किट लगा और वहां से हमारा वी हैव सीन अ बिग रैली। ओके, तो हमारा वहां पे रिस्क एपेटाइट एकदम कोलैप्स हो गया था। ओके, और ग्लोबल लिक्विडिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वो सिचुएशन में आपने देखा 2020 और 21 में, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बुल रन के लिए लीथल कॉम्बिनेशन, वो प्ले आउट हुआ और बहुत अच्छे से प्ले आउट। ओके, ना वो बैकग्राउंड को देखते हुए कि वो पैरामीटर्स अभी क्या बोलते हैं। ओके, सो ग्लोबल लिक्विडिटी पीक आउट हो गई है। ओके, और वो डिक्लाइन के फेज पे है। ओके, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो डिक्लाइन इज शार्प, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो ग्लोबल लिक्विडिटी अभी भी बहुत बड़ा है। ओके, उसके बाद हम रिस्क एपेटाइट पे आते हैं, तो ग्लोबल रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। ओके, और मनी फ्लो अगर हम एनालिसिस करते हैं ग्लोबल इक्विटीज की तरफ कि हमारा मनी फ्लो एनालिसिस क्या बोलता है, तो मनी फ्लो एनालिसिस आल्सो इंडिकेट कि दैट एक बार जो इजी फेज है बुल रन का वो ओवर हो गया है। ओके, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इजी फेज ऑफ बुल रन इज ओवर। बट क्या हम बुल रन में है? आंसर इज यस, हम लोग अभी भी बुल रन में है, लेकिन अभी हम डिफिकल्ट फेज के बुल रन में है। ओके, तो बुल रन तो है लेकिन इजी फेज खत्म हो गया। अगर इजी फेज खत्म हो गया तो अपनी एक्सपेक्टेशन तो प्रून डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होगा। ओके, बट अगर इजी फेज खत्म हो जाता है तो मार्केट में वॉलिडिटी और बढ़ने वाली है। 2020 और 21 के कंपैरेटिव 2022 में वॉलिडिटी और ज्यादा रहेगी। ये हम लोग का एक पूरा थीसिस है कि 2018 से 2023 तक ग्लोबल वॉलिडिटी एलिवेटेड रहने वाली है। ओके, ना अगर ग्लोबल वॉलिडिटी एलिवेटेड रहने वाली है तो आपको छोटी छोटी साइकिल्स को प्ले आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ही आप इस रैली को कैपिटलाइज कर पाएंगे। अगर हम लोग का जो माइंडसेट है कि बाय एंड होल्ड ले लिया, 2 साल भूल गए, 3 साल भूल गए, उस तरह का स्ट्रेटजी आपको हेल्प नहीं करेगा 2022 में। ओके, 2018 से वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है और 2022 में तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है, क्योंकि ग्लोबल वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। ओके, और आप देख भी रहे हैं कि आप सोचते कुछ है मॉर्निंग में, शाम तक कुछ और हो जाता है। ओके, तो जैसा लोग सोचते हैं वैसा कुछ प्ले आउट होता नहीं है मार्केट में। ओके, और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया है तो और भी वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है मार्केट में। तो मेरा ऐसा व्यू है कि इजी फेज खत्म हो चुका है, डिफिकल्ट फेज है, बट हाँ हम भी बुल रन में है और उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक राइट खेल पाए। ओके, सेक्टर एलोकेशन, एसेट एलोकेशन प्रॉपर कर पाए और उसको थोड़ा सा टाइमिंग बेटर कर पाए तो आपको पैसा बनेगा। फेयर पॉइंट। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए और लोगों को अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा क्लोजली मेजर करना पड़ेगा बेट लेने के पहले, क्योंकि इन्वायरमेंट बदल गया है जैसा कि आपने बताया। मैं एक सेक्टर से आपका व्यू जानना चाहूंगा जो 8-9 साल के बेयर मार्केट में है, लेकिन अब शायद कुछ इनिशियल साइंस दिख रहे हैं, उनमें स्पार्क्स दिख रहे हैं कुछ जगहों पे, और वो है ऑटो स्पेस। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि एथर एनर्जी में हीरो मोटो अपना स्टेक बढ़ाना चाहता है और मार्च से पहले ईवी लॉन्च कर देगा। स्टॉक 3% ऊपर है। टाटा मोटर्स की भी ईवी कमेंट्री आई कि वो 50,000 यूनिट्स टारगेट कर रहे हैं FY23 तक, वो भी स्टॉक 500 के ऊपर आ गया है। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक एकदम अंडर ओन रहा है। आपका व्यू इस पे लेना चाहेंगे कि ऑटो स्पेस पे आपका किस तरह का नजरिया बनता है? देखिए, ऑटो स्पेस भी अगर आप देखें लास्ट 2-3 साल से एक बीटन डाउन और निग्लेक्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। ओके, सो जो हमारा वैल्यू हाइपोथेसिस है कि कि निग्लेक्टेड बीटन डाउन नेम्स शुड वो बेटर परफॉर्म करेंगे, तो उसमें भी ऑटो हमारा एक बीटन डाउन और निग्लेक्टेड टेरिटरी में आता है, तो क्वालिफाई करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ये कहना फेयर नहीं होगा कि ईवी से रिलेटेड नॉइस लास्ट 2 साल से है, 3 साल से है। ओके, और वो उसी लॉजिक से ही हीरो मोटर
और बाकी ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनियां या ऑटोमोबाइल्स की कंपनी थोड़ा डीरेट भी हुई है। ओके, तो अगर एक न्यूज आ गया तो उसके ऊपर अगर हम पूरा स्टैंड ले लें तो वो भी फेयर नहीं होगा। सेक्टर का अगर हम कॉल लें तो बीटन डाउन है, बट इसमें ये क्या होता है, एक सेक्टर एक पूरा रीवैम्प हो रहा है। वो स्टेज कितना ईवी होगा, क्या एग्जैक्टली प्ले आउट होगा, तो हम उसको बहुत गेज करना बहुत मुश्किल होना है वाला है सबके लिए। तो ये सेक्टर भी काफी हद तक वॉलेटाइल रहने वाला है। ओके, अगर इसमें 2-3 साल का होराइजन है, लोगों का वैल्यू थीसिस में क्वालिफाई करता है, आंसर इज यस। बट अगर आपको लगता है कि न्यूज आ गया तो आज मैं ले लूं तो मेरे को पैसा बनेगा, तो इतना आसान इधर भी नहीं होने वाला है। राइट संदीप, गुड मॉर्निंग, प्रियंका हियर। आज एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हम निकुंज के साथ कर भी रहे थे और एक इनफैक्ट एक ट्रेंड भी देख रहे हैं हम, जैसे कि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में भी देखें, क्योंकि एक फियर या फिर एक एंटीसिपेशन ऑलरेडी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने हैं यूएस मार्केट्स में। और उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रोथ स्टॉक से फोकस, और वो हो भी रहा है, ग्रोथ स्टॉक से फोकस वैल्यू स्टॉक्स पे चला जाएगा, या इनफैक्ट अगर बोले तो एक ऐसा ट्रेंड रह सकता है जो जहां पर भी, और इंडियन मार्केट्स के लिए भी, चाहे वो ग्रोथ स्टॉक्स हो या जिनकी पीई ज्यादा है, वहां एक पीई कंप्रेशन का ट्रेंड या फिर एक थीम 22 के लिए एक पॉसिबली दिखता है। आप कितना मानते हैं इस बात से? इनफैक्ट बिल्कुल मानते हैं। इनफैक्ट हमने तो अपना एक 2 महीने पहले एक वैल्यू फंड भी लॉन्च किया है, क्योंकि हम लोगों का एक ब्रॉडर थीसिस है कि 22 सितंबर 2021 तक ग्लोबली ग्रोथ स्टॉक का पीक आउट हो गया। पीक आउट प्राइसेस के एंगल से नहीं देखते हम लोग देखते हैं अपने परसेप्शन एनालिटिक्स के एंगल से। तो परसेप्शन एनालिटिक्स ये पूरे सेक्टर का लाइफ टाइम हाई, मल्टी डिकेड्स हाई के ऊपर चल रहा है, और वहां से काफी स्टॉक्स और कुछ सेक्टर्स में डिटोरिएशन स्टार्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन मल्टीपल। ओके, तो ये परसेप्शन एनालिटिक्स को किसी तरह अगर हम कंपेयर करें तो वैल्यूएशन मल्टीपल से हद तक हम कंपेयर कर पाते हैं कि किसी को ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से स्टॉक का वैल्यूएशन मल्टीपल पीक आउट हो गया है, वो तो घटने के बाद ही मालूम चलता है। लेकिन हम लोग परसेप्शन एनालिटिक्स के थ्रू, एक बिहेवियर इंडिकेटर, उसके थ्रू हम ये गेज कर पाते हैं कि ये साइकिल पीक आउट हो रही है कि नहीं। तो ग्रोथ स्टॉक का साइकिल, अगर आप चाहे वर्ल्ड देखें, एमएससीआई वर्ल्ड में देखें ग्रोथ स्टॉक का साइकिल, या यूएस देखें या डेवलप मार्केट में देखें, तो हमारे हिसाब से ग्रोथ स्टॉक्स का जो परसेप्शन मल्टीपल्स है और परसेप्शन एनालिटिक्स का जो डेटा है वो पीक आउट हो चुका है। तो यहां से ये सेक्टर अभी आउट परफॉर्मर नहीं रहेंगे, दे विल बी मार्केट परफॉर्मर। तो लॉजिकल्स और वैल्यू में अगर हम परसेप्शन एनालिटिक्स का डेटा देखेंगे तो बहुत अर्ली स्टेज के लोअर एंड पर है, तो वहां से तो उसकी मैसिव रिकवरी बाकी है। तो अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन देखते हैं, 5-7 साल 8 साल का होराइजन देखते हैं, तो बहुत क्लैरिटी के साथ आता है कि वैल्यू विल आउट परफॉर्म ग्रोथ। तो वैल्यू आउट परफॉर्म करेगा ग्रोथ से ग्लोबली। और अगर यही थीसिस हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि ग्लोबली, तो डेवलप मार्केट और इमर्जिंग मार्केट, तो इमर्जिंग मार्केट थोड़ा वैल्यू थीसिस में आता है एज कम्पेयर टू डेवलप मार्केट। तो हम लोग का एक और थीसिस भी है कि पैसा ग्लोबली डेवलप मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में शिफ्ट होगा, विच इज द वैल्यू कंपोजिशन, और इंडिया उसमें एक लीडर का रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंडिया का परसेप्शन एनालिटिक्स ग्लोबल मार्केट के रिलेटिव अभी भी काफी लो है। तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, अगर अपन ये 8-10 साल का, 5 साल 7 साल का होराइजन लें, ओके, तो यहां से आपको वैल्यू में ज्यादा पैसा बनेगा बजाय ग्रोथ के। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट की बात नहीं करूंगा। शुक्रिया पहले तो जी शुक्रिया पहले तो 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। एक और चीज जो 2021 में हमने बहुत ज्यादा अच्छे से नोटिस की थी और उसका असर भी था, वो था कॉमोडिटीज के प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड बढ़ना, न केवल फेरस नॉन फेरस बल्कि एग्री कॉमोडिटीज के दाम भी बहुत तेजी से बढ़े। 2022 में अगर यही थीम रहने वाली है, कॉन्टिन्यूटी यही बढ़ने वाली है, तो क्या इस सेगमेंट पे अभी भी आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है? जैसे केमिकल स्टॉक्स बहुत चले, मेटल कंपनीज का पुलबैक बहुत स्ट्रांग हुआ, सीमेंट कंपनीज अब चल रही हैं। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं कि हमने अपनी एक बुक लिखी थी बीइंग रेलेवेंट 2019 में, उसमें हमने हाईलाइट किया था कि 2020 से 2030 तक, ओके, कमोडिटी प्राइसेस रैली करेंगी और उसमें हाईएस्ट रिटर्न आपको एग्री कमोडिटीज देगा, जो मल्टीपल टाइम्स होगा, परसेंटेज नहीं होगा, और वो थीसिस प्ले आउट हो रही है। उस बुक में मैंने वो भी बात करी थी कि 2021 से इन्फ्लेशन आएगा जो 2027-28 तक रहेगा ग्लोबली। ओके,
तो अगर ये बैकग्राउंड को हम देखें तो हम लोग तो अभी भी कमोडिटी साइकिल का बहुत अर्ली स्टेजेस पर हैं। ओके, मे बी आपने बड़ा मूव देखा है और छोटे बैकग्राउंड से तो लोगों को इतना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बट ये मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरी साइकिल एलिवेटेड रहने वाली है 2027-28 तक। ये डेकेड की साइकिल है कमोडिटीज। ओके, तो अगर विद ये बैकग्राउंड में देखते हुए अपने को पोर्टफोलियो को भी एडजस्ट करना है कि क्या जो सेक्टर या स्टॉक्स मेरे इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट आते हैं उसको मैं कैसे मिनिमाइज कर सकूं, तो कमोडिटीज की साइकिल बहुत कंस्ट्रक्टिव है। फेजेस आएंगे, कोई भी लीनियर मूव नहीं मिलेगा। जैसे एक लीनियर मूव आपको मिला पहले फेरस के अंदर, अभी ऑफ लेट फेरस थोड़ा ठंडा हुआ है तो नॉन फेरस ज्यादा अच्छा लगता है, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन नॉन फेरस का मूव ज्यादा अच्छा लगता है फेरस से, बिकॉज उसमें ईवी का भी एंगल है कि एल्यूमिनियम और कॉपर का कंजम्पशन और जो वो उस साइकिल के फेवर में जाता है। तो हम लोग बहुत कंस्ट्रक्टिव है ये स्पेस में, बट लेकिन हमको ये मान के चलना है कि ग्लोबल वॉलेटिलिटी रहने वाली है और रहेगी। तो वो बैकग्राउंड में बाय ऑन डिप्स, कभी एग्रेसिव सेल ऑफ आता है वो सेक्टर में, तब हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि जब एग्रेसिवली बाइंग चल रही है और सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस समय हम ग्रीड लेवल जब हाई होते हैं तभी हम पार्टिसिपेट करें, तो पैसा नहीं बनेगा। राइट, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने संदीप। ऐसे एनवायरनमेंट में जब लिक्विडिटी जैसे आपने बताया ऑफ इट्स पीक हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स अपवर्ड देख रहे हैं, ऐसे में बैंकिंग स्पेस पे आपका क्या एनालिसिस बन रहा है? ये भी कुछ लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स, पीएसयूज थोड़ा सा एक्टिव रहे, लेकिन मोस्टली लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स पार्टिसिपेट ही नहीं किए लास्ट 1.5-2 साल से। इज देयर अ केस टू लुक एट लेंडर्स इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट? और अगर आपको किस तरह के बैंक्स अच्छे लगते हैं, प्राइवेट सेक्टर, लार्ज कैप या मिड टियर बैंक्स में भी आपको वैल्यू दिखती है? ग्लोबली अगर इंटरेस्ट रेट्स राइट्स होता है एक सर्टेन लिमिट्स में तो बैंकिंग को बेनिफिट मिलता है। ओके, अभी प्रॉब्लम किधर है कि हम लोगों ने इतने ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट्स देख लिए हैं, तो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हम सबको घबराहट होने लगती है, क्योंकि आपका बेंचमार्क ही चेंज हो गया। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कभी हमने साइकिल देखी नहीं है। तो वो बैकग्राउंड में हमको एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा अपना चेंज करना है। ओके, बैंक्स वगैरह में अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बैंक्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साइकिल आ चुकी है। एक राउंड आपने देखा बहुत रिसेंटली, लास्ट 15-20 दिन के अंदर, 20 दिसंबर के बाद एक बैंकिंग में अच्छा रैली दिया है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फेज था, कंसोलिडेशन था, जहां पे ग्रॉसली ओवर ओनरशिप थी और डिजिटल और फिनटेक कंपनीज को लेके जिस तरह का री रेटिंग हुआ उससे अपने को बैंक्स को डी रेटिंग हुआ रादर। तो वो मुझे लगता है कि एक साइकिल भी एंड होने वाली है। ओके, तो हम लोगों को अपने अगर डेटा पॉइंट से भी देखें तो हम लोग तो काफी कंस्ट्रक्टिव है। ओके, ये स्पेस के लिए, चाहे उसमें, लेकिन छोटे बैंक्स और छोटे एनबीएफसी में पैसा नहीं बनेगा। ओके, तो आपको ये पूरा बिजनेस स्केल का हो जाएगा, तो बड़े बैंक्स और बड़े एनबीएफसी में ही पैसा बनेगा, छोटे वालों में इतने आराम से पैसा नहीं बनेगा और रिस्क प्रोफाइलिंग उनका भी आपके फेवरेबल नहीं है। तो हम लोगों को लार्जर बैंक्स और लार्जर पीएसयू बैंक्स पे इंटरेस्ट है। पीएसयू ऐसा साइकिल ही अच्छी लगती है, खाली पीएसयू बैंक्स अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि पीएसयू ओवरऑल पीएसयू एक वैल्यू थीसिस में क्वालिफाई करता है। तो हम लोगों को ओवरऑल पीएसयू इंडेक्स अच्छा लगता है। मे बी पीएसयू बैंक्स भी अगर लॉन्गर टर्म आंसर देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स विल आउट परफॉर्म प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, बट वो इमीडिएट बेसिस पे नहीं देखे। अगर हमारा थोड़ा सा लंबा होराइजन हो, 5-7 साल का 8 साल का होराइजन हो, तो पीएसयू बैंक्स पोटेंशियल है आउट परफॉर्म। लेकिन मैं ऐसा स्ट्रैटेजी, एक बास्केट अप्रोच लेके चलूंगा रादर देन स्क्यूड स्ट्रैटेजी। ऑलराइट संदीप, हमने कई सारे थीम्स और ट्रिगर्स आपसे बात करा और आप अभी बोल रहे हैं जैसे बास्केट अप्रोच, और ऐसे आपने 2-3 वी जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। तो ऐसे में आपके लिए इंपॉर्टेंट थीम्स पीएसयू स्पेस से ही चाहे वैल्यू थीसिस के ट्रिगर के चलते इस बास्केट में और कौन से थीम्स होने चाहिए? देखिए, वैल्यू थीम के अंदर अगर हम पूरा हमारा जैसे हम लोग अपने म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर रहे हैं, हमारा पूरा एम्फेसिस है वो सेक्टर और वो कंपनीज को का वेटेज कम करो जहां पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रहेगा। ओके, इंडिया में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं आएगा जितना ग्लोबली है, लेकिन अल्टीमेटली डैमेज तो इधर पे भी होने वाला है। तो जब डैमेज होता है तो आपका पी डी रेट हो जाता है, अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट कम आएगा लेकिन पी का डी रेटिंग ज्यादा बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ से सेक्टर देखें किस पे इम्पैक्ट नहीं आता, जैसे मीडिया सेक्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, टेलीकॉम सेक्टर देखें, ओके,
टेक्स्ट कैपिटल गुड्स में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। अपना डायरेक्ट कमोडिटीज प्ले अगर हम प्ले आउट करें, इंफ्रा स्पेस को अगर प्ले आउट करें, वो पास आउट हो जाता है। ओके, एंड इस तरह से कई थीसिस अपने को मिलेंगी जो वैल्यू में क्वालिफाई करती हैं। ओके, उसमें बैंकिंग भी होगा, सेलेक्ट एनबीएफसीज भी होंगे, टेक्सटाइल थीसिस भी होंगे, यू नो। सो ऐसा कई थीम्स मिलेंगी, अगर हम बैठ के उसको एनालाइज करेंगे तो आपके पास आंसर्स मिलेंगे कि ये सब चीजें हमको देखना चाहिए। यूटिलिटीज कंपनी भी आएंगी उसके अंदर। संदीप, एक चीज अब और जाननी थी, क्योंकि ज्यादातर आईटी कंपनीज के नंबर्स भी आ चुके हैं और ये हम इनका अच्छा रनअप भी देख पाए हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि आईटी के अंदर इतना दम है कि आईटी के अंदर जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए? अभी भी उनको उसी तरह का एक फेबुलस रिटर्न 2022 के अंदर भी मिल सकता है? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 2020-21 में ये सेक्टर अंडर ओन था, वहां से आपने देखा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स मिले। ओके, और ग्लोबली टेक्नोलॉजी स्टॉक अपना ग्रोथ बास्केट में क्वालिफाई करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि उनका परसेप्शन एनालिटिक्स ही पीक आउट हो गया है। तो हमको क्या लगता है कि यहाँ से आपके रिटर्न्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। क्या आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है मार्केट को? तो हमारे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के मॉडल के हिसाब से नहीं करने वाला है। ओके, इसलिए हम लोग अंडरवेट है उस सेक्टर पे, क्योंकि ये सेक्टर मार्केट परफॉर्मर रिटर्न्स देगा, आउट परफॉर्मेंस फेस इसका खत्म हो गया है। तो हम लोगों का फोकस होगा जो आउट परफॉर्मेंस देगा उस पर ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। और अगर हम फियर और ग्रीड की बात करें, सो कंसेंसस कॉल है कि टेक्नोलॉजी तो रखना है, लॉन्ग टर्म कॉल है। ऑब्वियसली नंबर्स आए हैं, तो नंबर्स जो अगर इतनी अच्छी डिलीवरी आई है तो उसी तरह का प्राइस परफॉर्मेंस भी है ना, उसी तरह का प्राइस मल्टीपल भी ये सेक्टर को मिल रहा है। तो ये लेवल से आउट परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत मुश्किल लगता है। मार्केट परफॉर्मर रहेंगे? आंसर इज यस। राइट। संदीप, एक आखिरी सवाल, मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस और उस यूनिवर्स पे आपका क्या व्यू है? जैसा कि आपने बताया रिटेल एक्टिविटी हाई है, वो उस वाले एरिया में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं यूजुअली, और वहां भी काफी ज्यादा अच्छा रनअप ऑलरेडी देखा लास्ट 2 सालों में। तो क्या वहां भी थोड़ा आप कॉशन एडवाइस करेंगे व्यूअर्स को? देखिए, हम एक चीज देखें कि अगर इंडिया में कैपेक्स साइकिल स्टार्ट हुई है जो 10 साल बाद स्टार्ट हुई है, और डिसाइसिव कैपेक्स साइकिल है। ओके, अगर लार्जर कैपेक्स साइकिल पिकअप होता है तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्पेस को भी बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बट ऐसा थीसिस वो दो सेगमेंट को भी बेनिफिट आता है। इसका एक अगस्त महीने में अगर हम देखें अगस्त 2021 में जो एक थोड़ा सा यूफोरिया हमने स्मॉल कैप में देखा था, तो वो एक पीक आउट हुआ। वहां से आपने देखा स्मॉल कैप में अच्छा खासा करेक्शन हुआ और लास्ट 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर वापस मोमेंटम बिल्ड हुआ है। अगर हम 2022 की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 2022 और 23 में भी मिड और स्मॉल का आउट परफॉर्मेंस रहने वाला है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। ओके, बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी मूव लीनियर्स नहीं होंगे। ओके, तो एक फेजेस आएंगे कि जहां कहीं लार्ज भी आउट परफॉर्म करेगा, कुछ फेज में मिड और स्मॉल आउट परफॉर्म करेगा। बट अगर हम ओवरऑल पूरा ईयर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मिड और स्मॉल लार्ज कैप को ज्यादा आउट परफॉर्म करके जाएगा, ऐसा हमारा मॉडल्स इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग ये सेक्टर में बाइज्ड है और अपना एक्सपोजर मेंटेन किया हुआ है। लेकिन आप इसमें अपने को क्वालिटी और जो मैंने आपको जैसे कुछ सेक्टर की बात करी, जो सेक्टर में आपको कंफर्ट हो उस तरह का एक्सपोजर बिल्ड करना चाहिए। जैसे बजट राउंड द कॉर्नर है तो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज बिल्ड होती है। इंडिया में जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट का एम्फेसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो उससे रिलेटेड काफी स्टॉक आपको मिड और स्मॉल में मिलेंगे। अगर आपका 2-3-5 साल का होराइजन है वो सब स्टॉक्स में, तो पैसा बनेगा। बट अगर अपने को लगता है प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो थोड़ा रिस्की बेट हो जाता है, क्योंकि काफी कुछ प्राइस्ड है on near term basis पे एटलीस्ट। संदीप, थैंक्स वेरी मच। आज आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया इन कॉन्सेप्ट्स को हमारे व्यूवर्स को। तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी आपको लगता है कि इस साल के मिड तक शाइन कर सकते हैं, तो इन सब ट्रिगर्स, इन सब थीम्स का ध्यान व्यूवर्स जाहिर तौर पर जरूर रखें। क्वांट कैपिटल के हमारे साथ संदीप टंडन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।